पहले वीडियो में हमने देखा था स्टॉक मार्केट क्या होता है, उसके मूव्स कैसे होते हैं, वो चलता कैसे है, हम ट्रेड कैसे करते हैं मार्केट में, कॉल क्या होता है, पुट क्या होता है, और भी बहुत कुछ हमने पहले वीडियो में सीखा था। इस वीडियो में हम देखेंगे ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है, हम ऑप्शन में ट्रेड कैसे करेंगे। तो देखिए ये वीडियो काफी बड़ा हो गया, इसलिए मैंने इसको दो पार्ट में बनाया है। पार्ट 1 और पार्ट 2 करके ये वीडियो आएगा। आप किसी भी पार्ट को स्किप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहां से हमारी मेन जर्नी स्टार्ट होती है। अगर आप किसी भी वीडियो को यहां से स्किप करते हैं या फिर किसी कंसेप्ट को आप स्किप करते हैं तो हो सकता है आगे की चीजें आपको समझ में ना आए या फिर ऑप्शन ट्रेडिंग आपको कभी समझ में ना आए। तो आप यहां से अच्छे से ध्यान से देखिए। एक बार में समझना है तो दूसरी बार देखिए, तीसरी बार देखिए, वीडियो को देखिए, और उसके देखने के बाद भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में अपना लिंक डाल दूंगा, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, आप पूछ सकते हैं। चलिए बिना वक्त खराब किए हम लोग अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आपको मैं ये पहले बता चुका हूं कि जो भी हमारे वीडियोस आएंगे वो ऑप्शन ट्रेडिंग के रिगार्डिंग होंगे। तो देखिए आपके दिमाग में कहीं ना कहीं ये चल रहा हो कि यार ऑप्शन ऑप्शन कर रहे हो, ये बताओ कि ऑप्शन ट्रेडिंग होता क्या है। तो इसी क्वेरी को सॉल्व करने के लिए ये वीडियो बनाया गया है, आप इस वीडियो को देखिए। तो चलिए हम देखते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग क्या है। किसी भी चीज को जानने के लिए हमें उसके जड़ तक जाना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग एक डेरिवेटिव का पार्ट है, तो हम ये देखेंगे कि पहले ये कि डेरिवेटिव क्या होता है। तो चलिए इसको हम एग्जांपल से समझते हैं कि डेरिवेटिव क्या होता है। तो देखिए लेट्स से कि हमारे पास एक 100 रुपए का नोट है, ठीक है। एक 100 रुपए का नोट है और एक पेपर का टुकड़ा है। ये 100 रुपए का नोट है, ये पेपर का टुकड़ा है। अगर मैं आपसे कहूं कि इस पेपर के टुकड़े के लिए मेरे को 100 रुपए तुम दे दो, ठीक है, तुम मुझे इस पेपर के टुकड़े के लिए 100 रुपए दे दो, तो तुम कहोगे बेवकूफ़ हो क्या, मैं इस पेपर के टुकड़े के लिए 100 रुपए क्यों दूं। अब देखो, अगर मैं बोलूं कि इस 100 रुपए के बदले तुम मुझे 100 रुपए दे दो, तो तुम कहोगे चलो ठीक है यार, एक्सचेंज ही करना है, कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो मुझे एक बात बताओ, ये भी एक पेपर का टुकड़ा है, ये भी एक पेपर का टुकड़ा है, तुम इस पेपर के टुकड़े के लिए 100 रुपए देने को तैयार हो और इस पेपर के टुकड़े के लिए देने को तैयार नहीं हो, ऐसा क्यों। तो आप कहेंगे ये जो है इस पे आरबीआई गवर्नर ने सिग्नेचर किया है और इसको ये बोला गया है कि इसको ऑल ओवर द कंट्री 100 रुपए के बराबर माना जाएगा, ठीक है, इसलिए मैं इसको 100 रुपए देने के लिए तैयार हूं। तो चलिए ठीक है, ये बात से आप समझ गए कि देखिए डेरिवेटिव क्या होता है। ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका खुद का कोई वैल्यू ना हो, ठीक है, और उसको एक दूसरे ऑब्जेक्ट के वैल्यू के बराबर कंसीडर किया जाए, उसको मतलब डिराइव किया जाए उस वैल्यू के बराबर, तो वो उस ऑब्जेक्ट का डेरिवेटिव हो गया, उसको उस ऑब्जेक्ट का डेरिवेटिव कहते हैं। चलिए आपने ये समझ लिया कि डेरिवेटिव क्या होता है। अब देखिए डेरिवेटिव कितने तरह के होते हैं, ठीक है, डेरिवेटिव कितने तरह के होते हैं। तो चलिए हम देखेंगे। इसमें होता है देखिए फॉरवर्ड डेरिवेटिव, फ्यूचर डेरिवेटिव, ऑप्शन डेरिवेटिव एंड स्वैप डेरिवेटिव, ठीक है। तो एक एक करके हम इन डेरिवेटिव्स को देखेंगे कि ये क्या होते हैं, ठीक है। तो चलिए हम पहले देखेंगे फॉरवर्ड डेरिवेटिव। लेट्स से कि एक फार्मर है जिसने टमाटर की खेती की, ठीक है, जिसने टमाटर की खेती की। 2 महीने पहले एक फार्मर ने टमाटर की खेती की है, ठीक है। तो 2 महीने पहले उस टमाटर का रेट 40 रुपए चल रहा है, माना 2 महीने पहले मार्केट में टमाटर का रेट 40 रुपए है, ठीक है, ये आप समझ गए। और देखिए एक चीज और ध्यान दीजिएगा, उस फार्मर ने उसके पिछले साल टमाटर की खेती की थी, तो उसे 20 रुपए पे टमाटर बेचना पड़ा था, 20 रुपए किलो पे टमाटर, 20 रुपए केजी पे टमाटर बेचा था उस फार्मर ने। अब देखिए यहां एक चिप्स या केचप की कंपनी आती है, ठीक है, तो वो सोच रही है कि यार पिछले साल 20 रुपए किलो था
और इस बार क्या हो रहा है, 40 रुपये kg चल रहा है। तो यार 20 रुपये kg था, 40 रुपये kg चल रहा है, हो सकता है अभी और बढ़ जाए। अगर और बढ़ेगा तो इस केस में हमारी कंपनी को घाटा हो जाएगा, ठीक है। तो इनको लग रहा है कि प्राइस घट सकता है और इनको लग रहा है कि प्राइस बढ़ सकता है। तो ये चाहेंगे कि कोई बायर आता, और अभी मेरी फसल तैयार हुई नहीं है तो मैं अभी बेच नहीं सकता हूँ ले जाके मार्केट में, तो कोई बायर आता और कोई मुझसे अभी ही खरीद लेता, मैं उसको जब मेरा फसल हो जाता तो उसको अपना फसल ले जाके दे देता, ठीक है। और इनको क्या है कि इनको डर है कि मार्केट रेट बढ़ ना जाए उस टमाटर का, ठीक है। तो ये आएंगे और ये आएंगे, इनको लग रहा है कि मेरा फायदे का सौदा है, इनको भी लग रहा है मेरा फायदे का सौदा है। तो दोनों मिलके एक कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे, ठीक है, एक कॉन्ट्रैक्ट बनेगा दोनों के बीच में। और वो कॉन्ट्रैक्ट ये होगा कि देखो जो अभी टमाटर का प्राइस है, इसी प्राइस पे मैं तुमको 2 महीने बाद अपना फसल दे दूंगा, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट बना, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। चलिए ये आपने समझ लिया। चलिए अब हम देखते हैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ठीक है। अब देखिए फॉरवर्ड और फ्यूचर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा, मान लीजिए एक केस ऐसा आता है जिसमें ये फार्मर जो है वो ले जाके अपना टमाटर दे दिया इस कंपनी को, और ये कंपनी पैसे देने टाइम आनाकानी स्टार्ट कर दी, ठीक है। तो इस केस में फार्मर क्या करेगा, ये तो फार्मर के लिए दिक्कत की बात हो गई। चलिए अब इसमें देखते हैं फ्यूचर ट्रेडिंग में। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि ये हो गया बायर और ये हो गए सेलर, ठीक है। और बीच में एक इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी रहती है, रेगुलेटर, मतलब इसको रेगुलेटर समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये पार्टी क्या करती है, इस पार्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इधर टाइम पे जो गुड्स है वो टाइम पे डिलीवर हो और इधर मनी टाइम पे डिलीवर हो, ठीक है। इन्होंने इसने देखो सेलर ने गुड्स को टाइम पे डिलीवर किया कि नहीं किया, और बायर ने पैसे टाइम पे डिलीवर किए कि नहीं किए, ठीक है। ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी की होती है, ठीक है। स्टॉक मार्केट में यहाँ स्टॉक एक्सचेंज काम करता है, ठीक है। ये काम स्टॉक एक्सचेंज का है कि बायर को सही टाइम पे शेयर प्रोवाइड कराया जाए और सेलर को सही टाइम पे पैसे प्रोवाइड कराया जाए, ठीक है। तो ये सारा काम स्टॉक एक्सचेंज का है। चलिए आप ये समझ लिए। चलिए इसको हम एग्जाम्पल वाइज समझते हैं कि फ्यूचर मतलब ट्रेड क्या होता है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं इसको हम। लेट से कि एक शेयर है, ठीक है, एक शेयर है, कोई एक शेयर है XYZ, ठीक है। और ये पर्सन A है और ये पर्सन B है, ठीक है। इस शेयर की वैल्यू क्या है अभी, 18,000 रुपीज़, ठीक है। इस A को लगता है, इस A जो पर्सन A है इसको लगता है कि इसका रेट 30,000 जाएगा 2 महीने के बाद। इसको लगता है कि 2 महीने के बाद इस शेयर की वैल्यू 30,000 हो जाएगी, ठीक है। कहीं से एक अनाउंसमेंट होता है कि ये जो कार्ड है, ये एक कार्ड है, ये जिसके पास भी कार्ड होगा, ठीक है, ये कार्ड जिसके पास भी होगा उसको, ये कार्ड जिसके पास भी होगा उसको 2 महीने में ये शेयर फ्री में दे दिए जाएंगे, ठीक है। तो ए को ऐसा लगता है कि इस शेयर की वैल्यू ज़्यादा होने वाली है, ठीक है। और बी अपनी एनालिसिस से देखता है कि इस शेयर की वैल्यू कम होने वाली है, ठीक है। तो बी सोचेगा, बी के पास ये टोकन है, तो बी सोचेगा कि मैं इस टोकन को जल्दी बेच के ख़त्म करूं। और ए की एनालिसिस ये कह रही है कि मार्केट अभी बढ़ेगा और ये स्टॉक की वैल्यू बढ़ेगी, तो ये जो ए है ये बी से ये खरीद लेगा, ठीक है। अब देखिए ये टोकन ए ने खरीद लिया, तो अब इसके पास टोकन हो गया। अब देखिए 2 महीने बाद इनके पास 2 ऑप्शन है, ठीक है। इनके पास ये ऑप्शन है, ऑप्शन 1 तो ये है कि ये उस शेयर का ऑनरशिप ले लें, ठीक है। और दूसरा ये है कि अगर बीच में इनको लगता है कि मेरी एनालिसिस गलत थी और ये शेयर कम होंगे दाम, तो ये बीच में किसी बायर को पकड़ा के और अपने निकल लें, ठीक है। तो देखिए
अब फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि ये बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। इसमें क्या है कि जब ये ए जो है, इन्होंने ये कार्ड खरीद लिया तो 2 महीने बाद इनको या तो ये शेयर लेने ही पड़ेंगे, 2 महीने बाद इनको शेयर लेने ही पड़ेंगे। अगर ये 2 महीने इस कार्ड को होल्ड कर दिए तो इनको ये शेयर लेने ही पड़ेंगे। या फिर दूसरा ऑप्शन इनके पास ये है कि ये बीच में ही कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने से पहले, एक्सपायरी से पहले, एक्सपायरी देखिए जो भी कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के डेट होते हैं उसको एक्सपायरी कहते हैं हम, ठीक है। तो एक्सपायरी होने से पहले ये किसी दूसरे बायर को पकड़ा के निकल ले, तो इसको हम कहते हैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। ये आपने समझ लिया, चलिए ठीक है। अब हम ऑप्शन को देखेंगे, ठीक है। चलिए इसमें हम देखते हैं ऑप्शन क्या होता है। तो देखिए पहले ऑप्शन और फ्यूचर के बीच में डिफरेंस जान लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आपको दोनों साथ साथ लिखा हुआ मिलेगा, जहाँ मिलेगा एफ एंड ओ लिखा हुआ मिलेगा। तो बहुत लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऑप्शन क्या होता है, फ्यूचर क्या होता है। तो चलिए इसको हम समझते हैं। ये हो गया फ्यूचर, ये हो गया ऑप्शन। तो ये जो फ्यूचर है ये बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट होता है। बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये है कि देखिए मान लीजिए आपने 2 महीने का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, ठीक है, कि मैं 2 महीने बाद इस शेयर को खरीद लूंगा। तो क्या है कि अब बात ये है कि मान लीजिए अब जब आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया तो उस शेयर की वैल्यू 100 रुपये थी। मान लीजिए अब 2 महीने बाद या तो उसकी वैल्यू 120 रुपये हो जाए या उसकी वैल्यू 80 रुपये हो जाए, आपको एनी हाउ उस शेयर को खरीदने ही खरीदने हैं, क्योंकि आप उस कॉन्ट्रैक्ट से बाइंडेड हो। आपको वो खरीदना ही है एनी हाउ। आप उसको, ऐसा नहीं है कि 80 रुपया हो गया तो मैं अब नहीं लूंगा, ऐसा नहीं कर सकते हो। और ऑप्शन में क्या है कि ऑप्शन में आपके पास ये ऑप्शन है कि आप कॉन्ट्रैक्ट को छोड़ दो, ठीक है, आप कॉन्ट्रैक्ट को छोड़ दो। इसका एक बेस्ट एग्जांपल आपको मैं बताता हूँ। देखिए मान लीजिए आपको एक न्यूज़ मिला, ठीक है, कि टाटा एंड मर्सिडीज टाई अप करके एक कार बनाने वाले हैं और इसके रिगार्डिंग 31 सितंबर को एक बोर्ड मीटिंग रखी गई है, ठीक है। चलिए तो अब इसमें क्या है ना कि अब इसके, अभी देखिए टाटा के अभी शेयर जो हैं वो मान लीजिए 450 रुपये हैं। अगर ये बोर्ड मीटिंग होती है और टाई अप करते हैं तो हो सकता है कि टाटा की वैल्यू 600 रुपये चली जाए, टाटा के शेयर की वैल्यू 600 रुपये चली जाए। लेकिन एक सेकेंड केस भी है, हो सकता है ये दोनों टाई अप ना करें, हो सकता है ये दोनों टाई अप ना करें। तो उस केस में क्या है कि टाटा की वैल्यू गिर के 300 तक जाने की भी संभावना है अगर ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हुआ तो अब देखिए एक बायर जाता है कंपनी के पास, तो कंपनी उसको एक ऑफर देती है। कंपनी कहती है कि देखो मैं ये जो करेंट मार्केट प्राइस है मेरा 450 रुपये, मैं इतने ही दाम पे तुमको बोर्ड मीटिंग के बाद शेयर बेचूंगा। मैं इतने ही मार्केट रेट पे बोर्ड मीटिंग के बाद तुमको शेयर बेच दूंगा, लेकिन इसके लिए मेरी एक शर्त है, मेरी एक शर्त है। शर्त क्या है भैया कि इसको खरीदने के लिए तुम्हें राइट खरीदना होगा। वो राइट क्या है कि तुम्हें 30 रुपये दे के इसको उस टाइम 450 रुपये पे खरीदने के लिए राइट खरीदना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बोला कि चलो ठीक है भाई, क्या दिक्कत है, मैं राइट खरीद लेता हूँ। तो जो पर्सन था उसने राइट को खरीद लिया कि मैं इसको 450 पे खरीदूंगा। चलो ठीक है, अब क्या होता है, अब ध्यान दीजिएगा कि वो बोर्ड मीटिंग में टाई अप नहीं होता है, वो दोनों कंपनी टाई अप नहीं करते हैं और टाटा की वैल्यू कहाँ आ जाती है, 300 रुपये। अब टाटा की वैल्यू 300 रुपये आ गई। तो देखिए अब क्या था, अगर इस आदमी ने उस समय शेयर खरीद लिया होता, अगर इस आदमी ने उस समय शेयर खरीद लिया होता तो इसको कितने का घाटा लगता। ये करेंट मार्केट प्राइस हो गया, ये उस समय जब था, जब कॉन्ट्रैक्ट उसने बनाया था तब का था, तो इसमें 150 रुपये का घाटा लगता, क्योंकि अभी 300 रुपये पे आ गया उसका मार्केट प्राइस।
तो उसको 150 का घाटा हुआ, लेकिन उसको कितने का घाटा हुआ इसमें, ऑप्शन कितने का हुआ उसको घाटा, ओनली 30 रुपीज़, ठीक है, ओनली 30 रुपीज़। तो आप कहोगे यार ये तो बढ़िया है, हम ऑप्शन ट्रेडिंग ही करेंगे, इसने हमारे लॉस को मिनिमाइज कर दिया। तो देखिए इसकी आप सेकंड प्रोस्पेक्टिव को समझिए, इतनी जल्दी डिसीजन नहीं लिए जाते हैं मार्केट में। अब देखिए क्या होता है कि मान लो अगर वो बोर्ड मीटिंग हो गई होती, और बोर्ड मान लो ये आपकी बोर्ड मीटिंग हो गई है, दोनों ने टाई अप कर लिया और मार्केट प्राइस 600 चल रहा है, ठीक है। तो अब देखो उसने जो राइट खरीदा था 30 रुपये दे के, और प्लस शेयर का दाम, जो उस समय शेयर का दाम था, अब टोटल इसका कितना हो गया 480, ठीक है। और कितना चल रहा है मार्केट प्राइस अभी 600, तो उसको प्रॉफिट कितना हुआ 120 का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। अगर ये आदमी उस समय शेयर खरीद लिया होता, डायरेक्ट शेयर खरीद लिया होता उस कॉन्ट्रैक्ट को न खरीदने की वजह, तो उसको कितने का फ़ायदा होता, 450 से सीधे 600 चला गया मार्केट, तो उसको 150 का फ़ायदा होता, उस समय 150 का फ़ायदा होता, और अभी हो रहा है 120 का। तो ये हमारे लॉस को ही मिनिमाइज नहीं करता है, बल्कि ये हमारे प्रॉफिट में भी कटौती करता है। तो आपने होप सो ऑप्शन ट्रेडिंग समझ लिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें हम देखेंगे स्पॉट प्राइस क्या होता है, स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, इन द मनी क्या होता है, आउट ऑफ द मनी क्या होता है, एट द मनी क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आएंगे आगे वीडियो में, ये सब वीडियो छोड़ना नहीं आप, क्योंकि एक भी वीडियो अगर स्किप करोगे तो हो सकता है आप ट्रेडिंग ना समझ पाओ, ठीक है। इसलिए आप सारे वीडियोस को देखते रहो। चलिए ठीक है, थैंक यू। For such videos subscribe Scalper Ankur.